15 अगस्त आजादी का जश्न। देश भर में तिरंगा लहराया और देशभक्ति के गीत गूंजे। लेकिन इसी दिन दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में वंदे मातरम को लेकर सामने आई एक तस्वीर ने सियासत गरमा दी। बीजेपी ने वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया तो कांग्रेस की ओर से इस आरोप पर सफाई दी गई और बीजेपी पर पलटवार किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ पहुंचते पहुंचते ये विवाद महज 15 अगस्त की एक तस्वीर तक सीमित नहीं रहा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी की राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। वंदे मातरम के बारे में आज़ादी के पहले यदि 5 लोग भी वंदे मातरम गाते हुए निकल जाए तो उसको गोली मार दी जाती थी अंग्रेजों के समय में। और ये तब मुखबिरी कर रहे थे, तलवार चाट रहे थे। एक आध आदमी भारतीय जनता पार्टी कभी वंदे मातरम गाया क्या? आज़ादी के पहले उस आंदोलन में भाग लिया क्या? ये तो कांग्रेस पार्टी है जो इसको लगातार हर कार्यक्रम में, राष्ट्रीय अधिवेशनों में, कांग्रेस के कार्यक्रमों में गाया जाता है। इनके कार्यक्रम में कब गाया गया? भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के कार्यक्रमों में वंदे मातरम कब गाया गया? भूपेश बघेल के बयान के बाद बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस के इतिहास पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि भूपेश बघेल को कांग्रेस के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। चंद्राकर ने बघेल को खुली बहस की चुनौती भी दी और सवाल उठाया कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है और आजादी के आंदोलन में किसकी क्या भूमिका थी। यानी 15 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा भवन से शुरू हुआ विवाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी बनाम कांग्रेस के इतिहास, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की बहस में बदल गया है। नेहरू जी ने ये बात कही थी कि नहीं कही थी कि 2 छंद हम स्वीकार करते हैं और 4 छंद जो है धर्मनिरपेक्षता विरोधी। भूपेश बघेल जी क्या कहेंगे ये बताइए। अब भाजपा के तलवे चटने का जहां तक सवाल है तो भाजपा उस समय गठित हुई थी क्या? भूपेश बघेल जी पहले थोड़ा वंदे मातरम के इतिहास को अध्ययन कर लें और कांग्रेस की भूमिका, नेहरू खानदान की भूमिका जान ले। जो छंद को धर्मनिरपेक्षता विरोधी नेहरू जी ने कहा, वही काम 15 अगस्त को कांग्रेस मुख्यालय में उनके वंशजों ने किया। भूपेश बघेल जी इस पर टिप्पणी करेंगे क्या ये बताइए? नेशनल एंथम के बराबर उसको सम्मान मिलेगा ये तय हुआ, तब तक कांग्रेस की क्या भूमिका रही वंदे मातरम को लेकर? चलिए खुले बहस हो जाए उसके साथ। वंदे मातरम पर छिड़ा विवाद अब सिर्फ एक गीत, एक तस्वीर या एक आयोजन तक सीमित नहीं रहा। इसके बहाने बीजेपी कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के जरिए बीजेपी की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर रही है। सियासत के इस संग्राम में वंदे मातरम एक बार फिर से केंद्र में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बहस देशभक्ति की कसौटी तय करने की कोशिश है या फिर 2026 की सियासत में इतिहास को राजनीतिक हथियार बनाने का एक और मौका है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उदय। वंदे मातरम पर घमासान। जी हां, वंदे मातरम आज भी आजादी के आंदोलन की गूंज को अपने भीतर समेटे ये गीत अब सियासत के अखाड़े में बहस का मुद्दा बन गया है। 15 अगस्त को दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन में वंदे मातरम के कथित अपमान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी के स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर सवाल उठाए तो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए खुली बहस की चुनौती दे दी है। तो बता दें कि वंदे मातरम को लेकर लगातार राजनीति गरमा रही है। एक तरफ जो बीजेपी है वो कांग्रेस पर वंदे मातरम को लेकर आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम जो है उसमें काट छाट की है, कांग्रेस पूरा वंदे मातरम नहीं गाती है। इसी प्रकार के आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर भी लगाए जाते हैं। कांग्रेस का कहना है कि वंदे मातरम जो है वो उनके तमाम पार्टी मुख्यालय में बजाया जाता है, गाया जाता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम गीत का सम्मान भी करती है। तो तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जो है वो देखने को मिल रहे हैं। दरअसल इसकी शुरुआत आपको बता दें कि 15 अगस्त को जब दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में ये वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था, इस दौरान जो कांग्रेस की नेता हैं, आपको बता दें कि सोनिया गांधी, उन्होंने वंदे मातरम गीत के दौरान इस बीच में ही आपको बता दें कि इस गाने को लेकर किसी प्रकार की रोक वगैरह जो है हम कह सकते हैं कि उसको लेकर प्रतिक्रिया दी थी। यानी कि कह सकते हैं कि वंदे मातरम के दौरान सभी जो लोग हैं वो एकदम स्थिर मुद्रा में खड़े होते हैं, लेकिन इस दौरान इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिली थी जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था।
आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। वंदे मातरम पर हो रही सियासत के क्या है मायने? राष्ट्रवाद पर हो रही सियासत कितनी जायज? बीजेपी क्यों दे रही कांग्रेस को खुली बहस की चुनौती? बीजेपी की राष्ट्रभक्ति पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो राष्ट्रगीत है, इसको लेकर तमाम प्रकार की जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं। आइए आपको एक बार समझा देते हैं इस गीत को लेकर कि 1875 वंदे मातरम की रचना हुई। बता दें कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इसकी रचना 7 नवंबर 1875 को मानी जाती है और बाद में से उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। वही आपको बता दें कि आनंद मठ में से 1882 में शामिल किया गया था और इसके बाद 1896 में पहली बार कांग्रेस के मंच पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम गीत गाया। इसके बाद ये कांग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रमों और स्वतंत्रता आंदोलन में तेजी से लोकप्रिय हुआ। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन और वंदे मातरम आंदोलन का नारा। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम एक प्रमुख राजनीतिक नारा बन गया। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं रहा बल्कि अंग्रेजी शासन के विरोध और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। इसके बाद 1906 से 1910 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन में इसका व्यापक इस्तेमाल हुआ। क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी सभाओं, जुलूसों और आंदोलनों में वंदे मातरम का इस्तेमाल करने लगे। विदेशों में भी भारतीय स्वतंत्रता समर्थकों ने इसका इस्तेमाल किया। सरकारी ऐतिहासिक सामग्री से स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारों में गिनती है। 1937 विवाद का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ यहीं से शुरू होता है। वंदे मातरम के पूरे मूल गीत में मातृभूमि की स्तुति के साथ हिंदू धार्मिक प्रतीकों और देवी स्वरूपों का वर्णन भी आता है। कुछ मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इसके धार्मिक संदर्भों पर आपत्ति जताई है। 1937 में कांग्रेस के भीतर भी इस बात पर चर्चा हुई कि राष्ट्रीय राजनीतिक कार्यक्रमों में गीत के किस हिस्से को इस्तेमाल किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में लोकसभा दिए भाषण में 1937 की घटनाओं को लेकर कांग्रेस पर मुस्लिम लीग के दबाव में झुकने का आरोप लगाया। ये वर्तमान सरकार का राजनीतिक और ऐतिहासिक आकलन है। हालांकि कांग्रेस इसे स्वीकार नहीं करती है। फिर क्या हुआ कि कांग्रेस ने तय किया कि सार्वजनिक और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मुख्यतः शुरुआती 2 छंदों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं आज के विवाद का सबसे बड़ा मूल कारण है। तो 1947 में आजादी के समय की स्थिति क्या थी? तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, वंदे मातरम स्वतंत्रता आंदोलन की ऐतिहासिक पहचान बन गया था। 1950 में इसको राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जनगण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को भी समान सम्मान दिया जाएगा। सरकारी दस्तावेजों में से स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका के कारण राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। तो बता दें कि 1950 के बाद इसको लेकर आपत्तियां उठना शुरू हुई। तो वंदे मातरम को लेकर समय समय पर यह सवाल उठता रहा है कि इसके धार्मिक संदर्भों के क्या कारण इसे सभी भारतीयों से अनिवार्य रूप से गाने की अपेक्षा की जा सकती है। दूसरी तरफ समर्थकों का तर्क रहा है कि गीत भारत माता और मातृभूमि के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत का प्रतीक है। वही आपको बता दें कि 2005 में इसके पूरे 100 वर्ष जो है वो हो गए थे और 2025 में इसके 150 साल पूरे हो गए। तो तमाम प्रकार की जो आपत्तियां हैं वो फिलहाल देखने को मिलती है। और अगर देखा जाए तो विवाद किन पंक्तियों पर, यह भी आपको बता दें कि पूरा जो मूल गीत है वो कई छंदों में, लेकिन शुरुआत के 2 छंदों मुख्यतः मातृभूमि की स्तुति है, लेकिन इसकी जो आगे की छंद है उसमें दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे हिंदू देवी देवताओं के धार्मिक संदर्भ आते हैं। इसी कारण कुछ मुस्लिम संगठनों और नेताओं ने धार्मिक आधार पर आपत्ति जताई है। तो कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व के सामने 1937 में सवाल आया कि ऐसा गीत जिसके कुछ हिस्सों में धार्मिक प्रतीक है उसे सभी समुदायों के राष्ट्रीय कार्यक्रमों किस रूप में गाया जाए। तो 1937 में तय हुआ कि राष्ट्रीय समारोह में शुरुआती 2 छंदों का इस्तेमाल किया जाए, जबकि बाकी हिस्से यानी गाने पर सामान्य प्रतिबंध नहीं लगाया गया, यानी कोई अगर स्वेच्छा से गाना चाहे तो वो गा सकता है। तो वंदे मातरम को लेकर आपको बता दें कि तमाम प्रकार की जो प्रतिक्रिया हैं, जो राजनीति है वो देखने को मिलती है। और इस बार जब वंदे मातरम जो है वो कांग्रेस मुख्यालय में गाया गया, उसको लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपको परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से निशिकांत पांडे जी जुड़ गए। निशिकांत जी, आपका स्वागत है। INE 24 पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़ गए। अमित जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ
वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल है निशिकांत पांडे जी से। निशिकांत जी, आखिर क्या कुछ कारण है जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है वंदे मातरम को लेकर? ये वाकई में राष्ट्र की रक्षा का मुद्दा है या सिर्फ इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? उदय जी, आपको और दोनों बड़े भाई को संध्या जवाब। जिस प्रकार से ये डिबेट तय हुआ और मुझे फोन आया कि डिबेट करना है, तो मैं सोच रहा था कि कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का विरोध क्यों करी। क्योंकि जब आजादी हुई तो कांग्रेस थी, जब वंदे मातरम पूरा गाया गया तो भी कांग्रेस थी, जब आधा गाया गया, 2 छंद गाए गए तो भी कांग्रेस थी। तो मुझे क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो क्या बोल रही वो अलग विषय है, आज अमित श्रीवास्तव जी इस पर क्या बोलेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रगीत को गाना, उसमें कंपल्सन होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग विषय है। आपके हृदय से अगर आप भारतीय हो तो मुझे नहीं लगता कि जब से हमारा जन्म हुआ तब से हमारी पार्टी बनी थी कि नहीं बनी थी अलग विषय है। तब से हम इसको गा रहे हैं, जनगण मन और वंदे मातरम। कभी एक सोचा भी नहीं कि इसको कांग्रेस ने दिया कि कम्युनिस्ट ने दिया या किसने दिया। वंदे मातरम गा के ही आजादी मिली। वो हमारे क्रांतिकारियों के शरीर में वो युवा जोश जो भरने का काम वंदे मातरम ने किया। आज जब देखा 15 अगस्त को तो जानबूझ के इसको अपमानित इसलिए किया गया। इसका 2 कारण है। एक तो 20% मुसलमानों को एड्रेस करना कि जो आपकी भावना है वही भावना आज 2026 में भी हमारी है। 50 में 47 में जब काटे गए थे उसके बाद की भावना और आज की भावना सेम है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय ये था कि हम दिखाना चाह रहे थे कि संविधान हो या कोई कानून हमारे जूते की नोक पे इसलिए क्योंकि बीजेपी ने बनाया है। हम गांधी परिवार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। इतना दुखद ऑब्जेक्ट इन्होंने सामने रखा है कि आत्मा तक कलप गई हमारी। आप राजनीति कीजिए, मुद्दों पे कीजिए, निर्णयों पे कीजिए, हमारे कार्यों पे कीजिए, हमारे मतलब सरकार की योजनाओं पे कीजिए, लेकिन वंदे मातरम का विरोध आज अमित श्रीवास्तव जी इसको किस प्रकार से जस्टिफाई करेंगे। शायद आर्टिकल 55(1)A में लिखा हुआ ये भी इसको सम्मानित करना है और इसके लिए कानून बना है। 3 साल का प्रोविजन आपने रखा था, आपने ही रखा था। और जब ये संविधान बना उसके बाद भी ये निर्णय हुआ कि चाहे जन गण मन हो या वंदे मातरम हो, दोनों को एक समान रूप से देखना है और उसका सम्मान करना है। आज अमित श्रीवास्तव जी कांग्रेस को क्या हो गया है, क्या कारण है साहब? आप हमसे नहीं लड़ पा रहे। निशिकांत जी, मेरा एक सवाल है आपसे। एक और मेरा आपसे सवाल इसी से जुड़ा हुआ कि वंदे मातरम के मुद्दे पर बीजेपी की आखिर सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? पहला, गीत के सम्मान से जुड़ी है या कांग्रेस के रवैये से? दोनों। वंदे मातरम गाते समय सोनिया गांधी जी जब स्टॉप करने के लिए बोलती हैं और नाराज होती हैं, पूरा छंद नहीं बजाना है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो पार्टी और वो नेतृत्व करता जो 7 दशक तक देश की राजनीति में सर्वोच्च स्थान पे थे। और सिर्फ सोनिया गांधी जी नहीं, उनके 3 परिवार, 3 पीढ़ियां भी सत्ता के प्रमुख रहे। उनके परिवार के द्वारा अगर ऐसा आपत्तिजनक कार्य किया जाता सिर्फ इसलिए क्योंकि भाजपा ने बनाया, भाजपा ने इसके 6 छंदों को कानूनी रूप दिया कि अब इसको गाना अनिवार्य है। और चलिए, इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित जी की। अमित जी, वंदे मातरम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा गीत है, तो इसके सम्मान को लेकर जिस प्रकार के सवाल बीजेपी की तरफ से उठ रहे हैं, क्या कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट नहीं करना चाहिए तमाम सवालों को लेकर कि आखिर उस समय क्या हुआ, किस प्रकार की सिचुएशन थी और वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? उदय जी, निश्चित तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे काबिल मित्र भाजपा के मित्रों को इतिहास की किताब खोलकर डिबेट करना चाहिए, क्योंकि इतिहास लिखने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्योंकि वंदे मातरम तो निश्चित तौर पे 1896 से जिस प्रकार से आनंद मठ से जो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा था, और जिस प्रकार से लगातार, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1896 से हमारे कांग्रेस के हर अधिवेशन में उसे गाया जाता है। और लगातार मैंने जैसा कहा कि इतिहास आपको समझना पड़ेगा। पांडे जी मेरे अभिन्न विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन 1882 से जो आनंद मठ पुस्तक जो लिखी गई थी, उसमें कुछ वर्जन लिखे गए थे और उसमें कुछ 2 पैराग्राफ थे जो हमेशा से गाए जाते थे। अभी इन्होंने लाया कि उसे पूरा गाया जाएगा। ठीक है, आप कानून बना दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उदय जी कि हमें राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र कौन मांग रहा है?
और आपको समझना पड़ेगा पांडे जी कि राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का प्रमाण ये होता है कि आप राष्ट्रभक्त हैं। इसका मतलब ये है कि आपको निश्चित तौर पे संविधान का सम्मान करना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है और निश्चित तौर पे देश की एकता को भी रखना है और लोगों के अधिकारों के, नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करना है। लेकिन पांडे जी एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप भाजपा का जब हम जब गाना चालू किए थे, जैसे मैंने कहा सब अधिवेशन में, हमारे कांग्रेस के सारे अधिवेशन में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाया जाता है। ऋषिकांत जी आप सुन पा रहे हैं? जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी अमित जी आपकी आवाज आ रही? जी आ रही है ना। मैं वही चीज कहना चाहता हूं कि भाजपा उस समय कहां थी? भाजपा तो 1980 में बनी है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं पांडे जी कि आप इतिहास का वारिस बनने से पहले इतिहास में अपनी जगह बताइए और देशभक्ति का प्रमाण पत्र के आजकल भाजपा बांटने लग गई है उदय जी। मेरा एक प्रश्न है पांडे जी से। दूसरा, देशभक्ति केवल भाजपा के पास पंजीकृत है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगातार अभी पांडे जी कह रहे थे कि हमारे द्वारा अपमान कर दिया गया। निश्चित तौर पे पांडे जी हम उस पार्टी के सदस्य हैं जहां पर ये तो हो ही नहीं सकता। और मैंने जैसा कहा ना कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। और निश्चित तौर पे मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं कि ये बात कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं कह रहा है कि अमित श्रीवास्तव कह रहा है, निश्चित तौर पे नहीं है। भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं पांडे जी, आप ये समझ लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा अमित जी मेरा एक सवाल है, मातरम का इतिहास ना पढ़ाए। मेरा एक सवाल है अमित जी आपसे कि वंदे मातरम गीत से, पूरे गीत से जितने भी महत्वपूर्ण इसमें छंद हैं, क्या इन तमाम छंदों से कांग्रेस को किसी प्रकार की कोई आपत्ति है अगर सभी छंद गाए जाते हैं तो? देखिए अब तो ऑप्शन नहीं है, कहते हैं ना कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। अब आपने कानून बनाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि कानून का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो संविधान में विश्वास है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 1896 से कांग्रेस के मन से ये गुरुदेव जी के द्वारा वंदे मातरम गाया जा रहा है। और 1905 से लगातार कांग्रेस में हर आंदोलन में, आजादी में, चाहे कांग्रेस के सम्मेलन में ये गूंज रहा था। उस समय भाजपा कहां थी? और मैंने पहले ही कहा कि अगर आप अमित जी इतिहास एक और सवाल है मेरा, बनने से पहले इतिहास में अपनी जगह बताइए। मेरा एक और सवाल है आपसे, क्या राष्ट्रीय गीत भारत के संविधान में सरकारी रिकॉर्डों में दर्ज है? क्या जो राष्ट्रीय गीत है उसके सिर्फ 2 छंद लिखे हुए हैं राष्ट्रीय गीत के सरकारी रिकॉर्ड में, या पूरे छंद जो हैं वो लिखे गए हैं? जी मुझसे पूछ रहे हैं आप उदय जी? जी जी अमित जी आपसे पूछ रहा हूं। देखिए मैंने तो पहले ही आपको कहा कि 1980 से और 1896 से कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन से आज तक हम लगातार गा रहे हैं। नहीं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि जनगण मन राष्ट्रगान होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का सम्मान जो है वो दिया जाएगा। और सरकारी दस्तावेजों में से स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका के कारण राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किए जाने का उल्लेख है। मेरा ये आपसे पूछना है कि क्या इसको सरकारी दस्तावेजों में लिखा गया है कि ये हमारा राष्ट्रीय गीत होगा और इससे पूरा गाया जाएगा, ऐसे इस टाइप की कोई बात का जिक्र है जिस प्रकार से हम जनगण मन गाते हैं? जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। 1904 से 1910 तक अंग्रेज इससे परेशान रहते थे और 1930 में सांप्रदायिक दंगे की जब चिंगारी हुई तो 28 सितंबर 1937 में बाबू जगजीवन राम ने, जो बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने सरदार पटेल जी को चिट्ठी लिखा। और चिट्ठी लिखने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो है उसमें कि इसको क्या किया जाए। तो 16 अक्टूबर 1937 को इसका जवाब आया और 19 अक्टूबर 1937 से रविन्द्रनाथ जी ने इस छंद को अडॉप्ट करना चाहिए करके उन्होंने कहा। और 24 जनवरी 1950 से प्रारूप को अडॉप्ट किया गया और सुचिता कृपलानी जी ने इसे गाया था कांग्रेस के उसमें। तो मैं आपके माध्यम से पूरा जो आपने प्रश्न किया मैंने सीलेवार उसका जवाब दे दिया। लेकिन मैं फिर कह दूं कि राष्ट्रभक्ति का कम से कम नैतिकता के नाते प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता हमें किसी संघियों से नहीं है, क्योंकि हमने लड़ाई लड़ी है उन फिरंगियों से। और ये संघी जो आज इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश करने का प्रयास करते हैं। और चलिए से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर मैं रुक करूंगा। निशिकांत जी का से प्रतिक्रिया ले लेते हैं के शर्मा जी की। के शर्मा जी, उससे विरोध है। के शर्मा जी, क्या राजनीतिक दल राष्ट्रीय प्रतीकों को चुनावी और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाकर मुद्दों का ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं? क्या वाकई में इन तमाम मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? निश्चित रूप
से राष्ट्रभक्त हम सभी हैं, इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति में आप देखिए, राष्ट्रवाद को लेकर फिर उसमें राष्ट्रवाद में क्या तुष्टीकरण है, कहीं बाधा हो रहा है क्या? और तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण, ये दोनों इस दो पद और 6 पद में क्या यही अंतर दिखाई देता है? 2 पद जो इसको हम धर्मनिरपेक्षता के कारण हम स्वीकार करते हैं, 2 पद ही अब तक चलते आ रहे हैं। अब उसमें यदि पूरे पद की 6 पद की बात करेंगे तो वो क्या ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित करता है क्या? ये तमाम प्रकार की बातें हैं, राजनीतिक ढंग से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। इतिहास में आप तमाम प्रकार की बातें आपने बता दी इसलिए नहीं, लेकिन राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम विधेयक जो अभी संशोधित हुआ है उसमें 3 साल सजा का प्रावधान किया गया है। अब उसमें गायन में बाधा डालना और कानूनी अपराध मान लिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आज के समय में जो राष्ट्रगीत को जो दर्जा मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि इस संशोधन के बाद मिल गया है। अब बात आती है कांग्रेस भवन में जो कुछ हुआ है, क्या 2 पद को रोकने के, 2 पद के बाद जो रोकने का प्रयास करने की बात यदि स्वीकार किया जाए तो क्या इसमें गलत है? दूसरी चीज ये है कि यदि कुर्सी मंगाने की बात थी तो स्पष्टीकरण की बात क्यों आ रही है? और फिर तीसरे आता है कि उसमें पूरे छंद गाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस तक पर विवाद की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अभी भी जो है 2 पद की ही बात होती है। जैसे आपने भी कहा कि इसमें लक्ष्मी सरस्वती का उल्लेख होता है, धार्मिक कारणों से उस समय कांग्रेस ही थी, भाजपा तो 1980 में आई, और जो आरएसएस है वो राष्ट्रीय एकता पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के काम में लगी हुई थी। हेडगेवार की बात कहे तो 1925 में जब उसने आरएसएस की स्थापना की, उससे पहले वो कांग्रेस में ही थी। बंगाल विभाजन के समय किस तरह स्वदेशी आंदोलन चला, उसमें वंदे मातरम की क्या भूमिका रही है, सब इतिहास की बात। आज के समय में जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की जो राजनीति चल रही है, उसी के चलते इस तरह से बयानबाजी हो रहे हैं क्या, ये विचार करने वाली बात। चलिए, इस प्रतिक्रिया लेंगे निशिकांत जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, क्योंकि उसके बाद में अमित श्रीवास्तव जी का जवाब भी लूंगा। जी निशिकांत जी। 2 या 3 मिनट देंगे आप मुझे? हमारे बड़े भाई ने इतिहास में गए और उन्होंने कहा कि हम फिरंगियों से लड़ाई लड़े थे। अब मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये है आदरणीय बड़े भाई से कि भाई साहब 1885 से 1917 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरंगी ही रहे, तो क्या आप ये करेंगे फिरंगी के खिलाफ फिरंगी आजादी की लड़ाई, भारत की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे? दूसरा, 1937 के बाद जब आपने छंद काटे तो अभी जो बड़े भाई के शर्मा जी ने कहा कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण, शायद यही आपकी मंशा रही होगी। वो कालखंड भी वैसा होगा जहां पे आपकी कुछ मजबूरी रही होगी, जिस कारण भूल से या जानबूझ के आपने इसको काट के देश में एक संदेश देने का प्रयास किया होगा। हो सकता है उस कालखंड की क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, लेकिन आज आपकी क्या मजबूरी है? मैं भाजपा और कांग्रेस से परे हट जाके आपसे पूछ रहा हूं एक छोटा सा सवाल। वंदे मातरम के 6 छंद अमित श्रीवास्तव गा सकते हैं या गाने में उनको कोई आपत्ति होगी? भारत के प्रतीक का प्रमाण है ये। हम आपसे राष्ट्र सम्मान का आपको वो नहीं दे रहे मेडल, लेकिन क्या अगर वंदे मातरम का पूरा छंद अमित श्रीवास्तव जी गाएंगे, चलिए जवाब ले लेते हैं, विरोधी हो जाएंगे क्या? चलिए अमित जी से जवाब ले लेते हैं। पुनः क्यों कर रही है 18% वोट बैंक के लिए देश को अपमानित करने का प्रयास इस प्रकार? चलिए निशिकांत जी जवाब ले लेते हैं, अंतिम प्रतिक्रिया अमित जी। अमित जी, लेकिन पुनः एक बात कहता हूँ, पुनः उदय जी 10 सेकंड और देंगे। चलिए बोलिए। जो आजादी की लड़ाई लड़ने की बात आप कहते हैं, तो क्या आजादी की लड़ाई 1885 के बाद? चलिए आप प्रतिक्रिया ले लेते हैं। 1885 के बाद तो कांग्रेस थी नहीं, तो क्या कौन लड़ा था? मंगल पांडे, सत्याग्रह पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये लोग किसके साथ संघर्ष कर रहे थे? निशिकांत जी सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी तक इसको सीमित रखने का काम जो कांग्रेस पार्टी करती है, इस प्रकार से श्रेय लेने का काम मत कीजिए। चलिए निशिकांत आपसे हाथ जोड़ की प्रार्थना है। जी अमित जी। देखिए उदय जी कैसा नैरेटिव ये सेट करते हैं और कैसा भाजपा का चरित्र है, मैं आपको बताना चाहता हूं जस्ट 10 सेकंड में। रचनात्मक कांग्रेस का कार्यक्रम था, राष्ट्रगान हो रहा था, राष्ट्रगान खत्म हुआ, राहुल गांधी जी और संदीप दीक्षित जी और सारे हमारे नेतागण वहां पर थे, और राष्ट्रगान खत्म होने के बाद जब वो गए तो कुछ सेकंड का राष्ट्रगान फिर से गलती से बच गया, कुछ सेकंड का, उसको इनके अमित मालवीय जी ने सोशल मीडिया की टीम ने डाल दिया कि हमने राष्ट्रगान का अपमान करते हैं। हमने उन्हें नोटिस भेजा है, मेरे अनुज है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अमरूद दीक्षित और अमरीश रंजन पांडे, ये देखिए मैं मंगाया हूं 10 पेज का। जी इसके बारे में पता है, ठीक है। वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। जी नहीं नैरेटिव सेट जो ये करते हैं ना कि अपमान किए, और आज तक अमित मालवीय जी जवाब नहीं दिए, उनको पार्टी ने हटा दिया समझ के कि वो क्या कर रहे थे। मैं वही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का पूरी तरीके से सम्मान हर कांग्रेसी करता है। भारतवर्ष से 140 करोड़ हिंदुस्तानी करते हैं, लेकिन एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास। अब इनके पास तो कोई गौरवपूर्ण इतिहास है नहीं आजादी दिलाने का, इनका तो कोई इतिहास है नहीं
कि आपने क्या किया आंदोलन, आपने देश की आजादी दिलाने के लिए क्या किया? आप तो माफी मांगते थे, आप तो माफी वीर हो। अमित जी, उस समय तो बनी ही नहीं थी बीजेपी, कहां से आंदोलन में शामिल होती? मैं वही चीज तो कह रहा हूं कि सावरकर को 2 जन्मों का कारावास, अमित श्रीवास्तव जी हृदय पे हाथ रख के कहना, हृदय पे हाथ रख के बात कहना, पार्टी अलग जगह पे है लेकिन देश के लिए लड़ने वाले। चलिए ठीक है, बिल्कुल मैं अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा के शर्मा जी की। नहीं है, आप इस प्रकार का अधिकार नहीं रखते कि आप देश के लिए लड़ने वाले मरने वालों को अपमानित करें। आप कि माफी तो महात्मा गांधी जी ने भी मांगी। योर ओबीडियंट स्टूडेंट, उन्होंने हस्ताक्षर किया, नेहरू जी ने मांगी, तो उनको भी माफी भी बोलते हो। इस प्रकार से अपमान मत किया करो। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं अंतिम, जो क्रांति के लिए अंतिम प्रतिक्रिया लूंगा मैं के जी की। के जी, इस प्रकार से आप चर्चा करेंगे, आप तो बहुत के शर्मा जी, व्यक्ति हैं। मेरा सवाल है आपसे कि क्या वंदे मातरम पर बहस समाज को जोड़ने वाली हो सकती है या राजनीतिक बयानबाजी इससे विभाजनकारी मुद्दा बना रही? मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि आजादी के आंदोलन में किसकी भूमिका क्या थी? इसको लेकर हम देखते हैं कि आज भी सवाल उठते रहे। कांग्रेस जो है वो बीजेपी पर सवाल उठाती है, जबकि बीजेपी भी कांग्रेस पर लगातार निशाना साधती है। लेकिन ऐतिहासिक बहस का जो मुद्दा है वो मौजूदा राजनीति में कितना फिट बैठता है, कितना इसको आप औचित्य समझते हैं कि आज के समय इस तरह की राजनीति बहस होनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय ध्वज चाहे संविधान की बात कहें चाहे राष्ट्रगान की बात कहें, अब राष्ट्रगीत भी उसी दर्जे में आ चुका है, तो उसको अपमान नहीं किया जा सकता और ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला कदम कहा जा सकता है। अब आपने कहा कि संविधान को लेकर, तो संविधान में राष्ट्रगीत का उल्लेख है, पूरा यदि छंद भी गाया जाता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप यदि अपमान नहीं कर सकते, लेकिन अब ये सम्मान करने के लिए सावधान भी खड़े होंगे तो ये कहीं कोई अपमान वाली बात नहीं आती है। इस ढंग से जो अभी जो प्रावधान किया गया है वो पूरी तरह से उस समय क्या मुस्लिम लीग के कारण रोका गया, क्यों 2 पद लिया गया, लेकिन आप 2 पद की बात कहें चाहे पूरे पद की बात कहें। के शर्मा जी कह सकते हैं कि वाकई में ये राजनीति का मुद्दा नहीं है और इस गीत को लेकर और हमारे राष्ट्रगान को लेकर सभी को सम्मान करना चाहिए, ना कि इस पर सियासत होनी चाहिए, क्योंकि समय की वादता है। इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमान को धन्यवाद करूंगा, निशिकांत जी आपका भी, और अमित श्रीवास्तव जी आपका भी, और के शर्मा जी आपका भी। तो वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, आजादी के आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत भी है। लेकिन जब भी इसी विरासत के बहाने सियासत आमने सामने आती है तो सवाल सिर्फ सम्मान का नहीं, राजनीति की दिशा का बन जाता है। बीजेपी कांग्रेस की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठा रही है तो कांग्रेस आजादी के आंदोलन में बीजेपी की भूमिका पर जवाब मांग रही है। अब देखना होगा कि यह बहस इतिहास को समझने तक सीमित रहती है, राष्ट्रवाद की सियासी कसौटियां बदल जाती है। तो एनडी गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।